यह कहना कठिन है, लेकिन एक कप्तान के रूप में आप एक तरफा मैचों की बजाय करीबी मैच हारना पसंद करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप इतने पीछे नहीं थे। टॉस के समय स्मृति मंधाना के शब्द पीछे मुड़कर देखने पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और उसके उत्साही घरेलू दर्शकों के लिए गुरुवार को आने वाली चुनौती का एक बुरा संकेत थे। आरसीबी उस रात अपने सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट से बहुत दूर थी, जब उसे लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा और गत चैंपियन के रूप में अपने घरेलू मैदान पर जीत से वंचित रहना पड़ा। गुजरात जायंट्स की उनकी समकक्ष एशले गार्डनर को घरेलू टीम को पहले स्थान पर रखने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। WPL 2025 की शुरुआत में वडोदरा में लक्ष्य का पीछा करना एक जीत की प्रवृत्ति के रूप में उभर कर आया था, और जब कारवां बेंगलुरु में भी चला गया तो कप्तानों ने इसे चुनने में सहजता महसूस की। तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल परिस्थितियों के साथ डिएंड्रा डॉटिन और सबसे महत्वपूर्ण बात, काशवी गौतम ने स्विंग गेंदबाजी में मास्टर क्लास गेंदबाजी की और आरसीबी के प्रसिद्ध शीर्ष 3 बल्लेबाजों को चकमा दिया। पिछले मैच में अर्धशतक बनाने वाली डैनी वाइट हॉज को इन स्विंग यॉर्कर ने आउट कर दिया, जो लेग के सामने पैड पर लगी। अगले ओवर में एलिस पेरी, जो पहले से ही 4 मैचों में 3 अर्धशतक लगाकर आरसीबी की बल्लेबाजी को आगे बढ़ा रही थी, एक दुर्लभ विफलता का सामना करना पड़ा और गार्डनर की गेंद पर स्क्वायर लेग पर पुल करने में चूकने पर वह पहली बार WPL में 0 पर आउट हुई। इसके बाद चंडीगढ़ की 21 वर्षीय तेज गेंदबाज ने 2 बेहतरीन ओवर फेंके, जिन्होंने मंधाना को अपनी पसंदीदा विकेट घोषित कर दिया था। गौतम आरसीबी की कप्तान को आउट करने में सफल नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने मंधाना को 11 गेंदों पर 9 डॉट्स दिए, जिसमें एक फ्री हिट भी शामिल था, जिससे मंधाना को परेशानी का सामना करना पड़ा। गौतम ने 2 ओवरों में 1.3 से 1.9 डिग्री के बीच स्विंग की मात्रा उत्पन्न की और आरसीबी की सलामी बल्लेबाज को कोई जवाब नहीं मिला या रन नहीं मिल पाए। नतीजा, अगले ओवर में तनुजा कंवर को विकेट मिला, क्योंकि मंधाना ने स्लॉग स्वीप के साथ मुक्त होने का प्रयास किया। अंतिम पावर प्ले ओवर में 25 पर 3 के स्कोर उनके बल्लेबाजी के स्तंभ वापस आ गए। आरसीबी को पता था कि वे पहले से ही धीमी और इस्तेमाल की गई विकेट पर हार चुके हैं। जवाबी हमला मध्य ओवरों में हुआ, जो उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोरिंग चरण भी था, लेकिन 125 रन जो उन्होंने बनाए वे खेल के आगे बढ़ने के साथ साथ बल्लेबाजी के लिए अनुकूल परिस्थितियों में कभी भी पर्याप्त नहीं थे। जीजी शायद सहानुभूति जताएंगे, क्योंकि वे पहले भी ऐसी ही स्थिति में रह चुके हैं। दोनों के बीच एक उच्च स्कोरिंग ओपनिंग नाइट के बाद गार्डनर एंड कंपनी भी आरसीबी के खिलाफ इस उलटफेर वाले मैच में 2 हार के बाद आ रही थी, जिसमें एक ही पैटर्न था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी और तेज गेंदबाजी के लिए शायद सबसे अनुकूल समय में 4 शुरुआती विकेट खो दिए। 2 खेलों में उनके पावर प्ले स्कोर 28 पर 4 और 31 पर 4 थे और उनका अंतिम कुल 120 और 127 पर 9 था। लेकिन विजयी रन बनने से बहुत पहले प्रतियोगिता के पहले 6 ओवरों में खेल का भाग्य तय हो चुका था। लगातार 3 मौकों पर इस परेशान करने वाले पैटर्न का शिकार होने के बावजूद आज रात तक आरसीबी की बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं आई है, या कम से कम पेरी से प्रेरित वापसी ने पूरी तरह से विफल होने का भ्रम नहीं दिया। 2 बार ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने मुंबई इंडियंस और यूपीडब्ल्यू के खिलाफ क्रमशः 81 और 90 के अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ WPL स्कोर को फिर से लिखा, जिससे आरसीबी को 167 और 180 के स्कोर पर समाप्त करने में मदद मिली। दोनों बार डेथ ओवरों में खराब निष्पादन और योजना के कारण मैच और अंक प्रतियोगिता के अंतिम क्षणों में उनके हाथों से फिसल गए। VPL 2025 में 12 पूर्ण खेलों में से केवल एक बार ही कोई टीम सफलतापूर्वक कुल का बचाव कर पाई है। यही वह समय था जब चिनेल हेनरी ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शानदार पारी खेलकर अपनी टीम यूपी वॉरियर्स को परिस्थितियों के हिसाब से थोड़ा बेहतर स्कोर दिलाया। इसके बाद केवल आरसीबी ही कुल का बचाव करने के करीब पहुंची, लेकिन सोफी एक्लेस्टोन की डेथ ओवरों में बेहतरीन बल्लेबाजी के प्रदर्शन ने खेल को सुपर ओवर तक खींच लिया। वडोदरा के नए कोटांबी स्टेडियम में सभी 6 गेम, जहां ओस ने शांत बल्लेबाजी ट्रैक के साथ साथ भारी प्रभाव डाला, लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने जीते। दिलचस्प बात यह है कि बेंगलुरु में 6 में से 5 मैचों में बिना किसी बाधा के ओस के कारक के बावजूद भी इसी तरह का पैटर्न देखा गया है। इसका काफी हद तक श्रेय बेंगलुरु की पिचों को जाता है, जिसने कमोबेश बल्ले और गेंद के बीच संतुलन बहाल कर दिया है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में WPL में अब तक इस्तेमाल किए गए 3 वैकल्पिक विकेटों में से प्रत्येक पर गेंदबाजों के लिए शुरुआत में बल्लेबाजों को सतर्क रखने के लिए पर्याप्त खरीद रही है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमें, जैसा कि आरसीबी को यहां अपने 3 खेलों में करने के लिए कहा गया है, ताजा परिस्थितियों का आकलन कर रही हैं और काफी हद तक बराबरी के कुल का अनुमान लगा रही हैं। इसका नतीजा या तो पावर प्ले में बहुत अधिक तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश में कई शुरुआती विकेट गिरना, या धीमी और सतर्क शुरुआत और फिर पकड़ने की कोशिश करना रहा है। आरसीबी और पेरी पिछली हार में इन दोनों परिदृश्यों से गुजर चुके थे, लेकिन जब पेरी जायंट्स के खिलाफ पावर प्ले का शिकार बने तो आरसीबी ने अपना रक्षक खो दिया। आरसीबी के सहायक कोच मालोलन रंगराजन ने
जायंट्स के खिलाफ एक तरफा हार को एक बुरा दिन करार दिया। हालांकि उन्हें इस बात का एहसास था कि मेजबान टीम खेल के दोनों विभागों में कमजोर साबित हुई। हर टूर्नामेंट और हर सीजन में एक ऐसा खेल होता है जो इस तरह से आता है, और यह इस समय दुर्भाग्यपूर्ण समय है कि यह लगातार तीसरी हार है। आप पिछले 2 खेलों के लिए एक अलग कहानी गढ़ सकते हैं, लेकिन मैं वास्तव में मानता हूं कि इस साल हमारे सामने जो चुनौतियां आई हैं, उनका समूह बहुत अच्छी तरह से जवाब दे रहा है। और यहां की परिस्थितियां थोड़ी अप्रत्याशित हैं। पिछले गेम में 180 का स्कोर बहुत अच्छा लग रहा था कुल स्कोर के रूप में, और लगभग बचाव किया गया था। और आज पिच थोड़ी धीमी थी, इसलिए परिस्थितियों को समझने की कोशिश करना एक चुनौती थी। लेकिन हमारी ताकत यह रही है कि हम परिस्थितियों का यथासंभव आकलन करने की कोशिश करते हैं। चिन्नास्वामी में खेल का मैदान एक समान रहा है। यह वडोदरा की तरह टॉस उन्मुख नहीं है। भले ही परिणाम इस तरह से समाप्त हुए हों, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से खेला है। पिछले 2 मैचों में हमने 160 और 180 रन बनाए और हम खेल को अंतिम ओवर तक ले गए। और ऐसा नहीं था कि उन्होंने आसानी से इसका पीछा किया। इसलिए बड़ौदा के विपरीत, जहां मुझे लगा कि टॉस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ओस आ रही थी और पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी, चिन्नास्वामी बहुत बेहतर रहा है, बल्ले और गेंद के लिए अधिक समान रहा है। लेकिन हां, मैं एक विशेष कारण नहीं बता पा रहा हूं कि क्यों पीछा करने वाली टीमें जीत रही हैं। लेकिन आज यह काफी सरल है। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे पास बोर्ड पर पर्याप्त रन नहीं थे। आज हम हार गए। लगातार 3 हार से अंक तालिका में उनकी स्थिति, उनके सकारात्मक एनआरआर या नॉकआउट में जगह बनाने की उनकी संभावनाओं पर कोई खास असर नहीं पड़ा है, जो मालोलन के सिद्धांत को प्रमाणित करता है कि आज को छोड़कर आरसीबी ने एक इकाई के रूप में बल्लेबाजी में इतना बुरा प्रदर्शन नहीं किया है। जबकि पेरी सबसे आगे रही है। डीसी के खिलाफ मंदाना, ओपनिंग नाइट में रिकॉर्ड चेज में आर्चा घोष और कनिका आहूजा, और 2 रात पहले वाइट हॉर्स के बल्ले से प्रभावशाली पारियां आई हैं। यही कारण है कि आरसीबी इस सुझाव को मानने से इनकार करती है कि उनकी बल्लेबाजी प्रतियोगिता के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी पर बहुत अधिक निर्भर है। पेरी ने अपनी पूरी ताकत से बल्लेबाजी की है। मुझे लगता है कि उसने जो हासिल किया है, उसे देखते हुए वह एक सामान्य क्रिकेटर की तरह बल्लेबाजी नहीं कर रही है। यह सिर्फ संभावना का डर है जिसके बारे में लोग चिंतित हैं। हम नहीं हैं। हमें पूरी बल्लेबाजी इकाई पर थोड़ा बहुत भरोसा है। बल्लेबाजी लाइनअप के माध्यम से योगदान दिया गया है। क्योंकि पेरी ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि यह अति निर्भरता है, क्योंकि यह उसका एक अमानवीय प्रयास रहा है। लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता कि हम अति निर्भर हैं। तथ्य यह है कि पेरी न केवल आरसीबी के खिलाड़ियों बल्कि पूरी लीग से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। आरसीबी के पास एक और मैच है जो डीसी के खिलाफ संभावित रूप से निर्णायक होगा, इससे पहले कि वे इस सीजन की कड़वी मीठी यादों के साथ अपने घर को अलविदा कहें। और 36 घंटों के छोटे से टर्नअराउंड समय में उन्हें प्लेऑफ की गणना में प्रासंगिक बने रहने के लिए शाब्दिक और लाक्षणिक रूप से गहराई से खुदाई करने की आवश्यकता है।